हिस्ट्री की डेट्स सबसे ज्यादा परेशान करती हैं, बट सीबीएसई ने सेकंड चांस अगर दिया है तो इस परेशानी को एकदम जड़ से दूर कर देंगे। तो आइए मेरे साथ देखते हैं आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स कौन सी हैं कंप्लीट हिस्ट्री से। तो अगर मैं बात करूं तो 3 ही चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन यूरोप ऑफ कोर्स एंड नेशनलिज्म इन इंडिया और द प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। तो एक एक करके स्टोरी के तरीके से समझेंगे ताकि कोई भी डेट हमारे माइंड से स्लिप ना हो जाए। सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन आप क्लास 9th में करके आए हैं, 1789 14th ऑफ जुलाई। ये ऐसा दिन था जहां से हम बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशंस की शुरुआत ही हो गई यार, एक चिंगारी भिड़ी और बस फ्रेंच के बाद जर्मनी है, इटली है, इवन हमारा इंडिया भी है, सब जगह ये जो रेवोल्यूशन है वो पहुंच जाता है। तो दिस डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो कि सब चीजों को बदल के रख देता है, और वो कौन थे? नेपोलियन, है ना, नेपोलियन बोनापार्ट, जो अपना एक कोड लेकर आते हैं, सिविल कोड ऑफ 1804, जो कि आपको ऐसे ही याद हो गया। कब आया? 1804 में। उसके बाद नेपोलियन जो है अपनी सरकार चला रहा था, धीरे धीरे कंट्रीज के ऊपर अपना कब्जा कर रहा था, है ना, उनकी टेरिटरीज को अपने अंडर में ले रहा था। बट सडनली जो है, जो आपके कंजर्वेटिव्स थे वो आते हैं, वो लड़ते हैं और नेपोलियन को यहाँ पर हरा देते हैं, और एक ट्रीटी साइन होती है, दैट वाज द ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। क्लियर है? उसके बाद अगर हम चलें तो ट्रीटी ऑफ कंस्टेंटिनोपल, यहां से क्वेश्चन इसीलिए बनता है क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से हम जानते हैं कि ग्रीस को इंडिपेंडेंस मिला था, है ना। तो यहां से एक नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, दैट वाज इन 1832। चलते हैं ऊपर की तरफ और बात करते हैं यहां पर आपके ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, जिसका एम ही ये था कि हम लोग ऑटोमन एम्पायर से जो है उसको अलग करा सके, जो कि हमने यहां पर करवा भी लिया। उसके बाद अगर हम चलते हैं 1830 में, जहां पर जुलाई रेवोल्यूशन है, जो कि ग्वेसिपी मैजिनी की एंट्री इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्वेसिपी मैजिनी का इटली के यूनिफिकेशन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले हमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये हो गई हमारे पास यंग यूरोप और सीक्रेट सोसाइटी जो उन्होंने बनाई, यंग यूरोप एंड यंग इटली, बोथ जो है वो ग्वेसिपी मैजिनी ने बनाई। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो हमारे पास आता है यूनिफिकेशन, क्योंकि यहां से डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली बताइए, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इसीलिए नहीं पूछा जाता बिकॉज इट वाज समथिंग, हम बोलते हैं उसको स्ट्रेंज केस, क्योंकि वहां पर कोई लड़ाई हुई ही नहीं, है ना, सबसे जो है समझौता करवा लिया और बात बना ली। अंग्रेज बड़े चालाक थे यार, ऐसे ही थोड़ी उनको अंग्रेज बोला जाता है, ऐसे ही थोड़ी वो कंट्रीज के ऊपर रूल करते थे। तो सबसे पहले बात करते हैं द मेकिंग ऑफ इटली की, है ना, अभी हमने बात की थी ग्वेसिपी मैजिनी की, जिन्होंने कुछ सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जो चाहते थे कि इटली को यूनिफाई किया जाए। शुरुआत जो है वो होती है 1859 से, बट फाइनल जो डेट आती है जहां से क्वेश्चन बनता है वो आती है कि यूनिफिकेशन कब हुआ। तो दैट वाज इन 1861, जहां पर यूनिफिकेशन डिक्लेयर किया जाता है, विक्टर एमुअल सेकंड को किंग बनाया जाता है, ठीक है, वहां का किंग जो है वो अनाउंस किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम जर्मनी की तरफ चलें तो जर्मनी में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी बहुत बड़े रोल हमें देखने को मिलते हैं लोगों के। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो थी वहां से ये प्रोसेस शुरू हुआ। तो एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोसेस स्टार्ट कहां से हुआ, ठीक है, और एंड में कब जाके फाइनली यूनिफिकेशन हुआ। 1861 में इटली का हुआ, तकरीब 10 साल के बाद 1871 में जो है जर्मनी का हुआ। ऐसे अगर याद रखोगे तो कभी चीजें नहीं बोलोगे, और ये डेट्स जो परेशान करती है परेशान भी नहीं करेंगी, ठीक है। तो 1871 में क्या होता है, फाइनली जर्मनी का भी यूनिफिकेशन हो जाता है और विलियम वन को क्राउन किया जाता है आपके राजा का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ ऐसी डेट्स पर जो कि इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। 1707 का आपको पता है, जिसकी हम बात कर रहे थे, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिसके तहत ग्रेट ब्रिटेन का यूनिफिकेशन हमें देखने को मिलता है ना। इंग्लैंड स्कॉटलैंड जो है आपके एक साथ आ जाते हैं, और आयरलैंड भी 1801 में उसके अंदर ले लेता है, और फाइनली वो अपने आप को एक ग्रेट ब्रिटेन यहाँ पर बना लेता है। फिर आता है इकोनॉमिक यूनियन 1834 में, जो कि बन के निकल के सामने आता है। फिर आता है इंपीरियल फ्लैश पॉइंट्स। अब ये ऐसी चीजें हैं जहां से क्वेश्चन नहीं बनता, ये ऐसी चीजें जहां से बहुत रेयर ही आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे तो यूनिफिकेशन से पूछ लेंगे, ठीक है, नेपोलियनिक कोड से आपसे पूछ लेंगे, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ वियना, इन सब से पूछेंगे। बट हाँ, यहाँ पर बाल्कन की बात हुई है तो वो आप थोड़ा सा चीजें जो है यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारे पास राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब चलते हैं हमारे रेवोल्यूशन की तरफ, यानी कि नेशनलिज्म इन इंडिया की तरफ। नेशनलिज्म इन इंडिया की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो शुरू होती है वो होती है महात्मा गांधी जी के एंट्री करने के बाद। तो सबसे पहली तो वही होगी कि महात्मा गांधी जी कब आए, जनवरी 1915। कब? 9th of जनवरी
1915 को गांधी जी भारत लौटते हैं साउथ अफ्रीका से, और लौटने के बाद कुछ सत्याग्रह करते हैं ना, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं कि देखता हूं क्या इंडिया में भी ये सत्याग्रह काम करेंगे। और सबसे पहला जो सत्याग्रह करते हैं वो करते हैं 1917 में चंपारण बिहार में। ये मैप के तौर पे भी आपको मदद करेगा। यहाँ पर चंपारण, ये देखो बिहार एकदम एकदम नॉर्थ साइड पड़ता है, बिहार के सेंटर नॉर्थ सेंटर में, ठीक है, जहां पर इंडिगो प्लांटर्स कुछ स्ट्रगल कर रहे थे, गांधी जी ने उनका पार्ट जो है साथ दिया और फाइनली वो जो है यहाँ पर जीत जाते हैं। फिर आता है सेकंड, दैट वाज द खेड़ा मूवमेंट 1917। आपको ध्यान रखना है सिर्फ 1917, 18 को भूल जाइए बिकॉज आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इट वाज 1917 बट नॉर्मली इट वाज 1918, है ना, बट आपको सारी बातें भूलनी है, सिर्फ 1917 याद रखना है। जहां पर क्या था, जो पीजेंट्स थे वो बहुत परेशान थे, बीमारी फैल रही थी जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी, और वहां पर गांधी जी फिर से जाते हैं, सपोर्ट करते हैं और जीत जाते हैं, ठीक है। खेड़ा गुजरात में, ये रहा खेड़ा एकदम गुजरात के सेंटर में। फिर आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद की नवरात्रि बड़ी फेमस है ना। तो 1918 में अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर्स थे उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने अपना तीसरा सत्याग्रह किया, बट फॉर्चुनेटली वो भी क्या था, एकदम जो है हमारा सक्सेसफुल था। तो यहाँ पर ये तीनों सत्याग्रह और गांधी जी के लौटने की डेट आपको याद रखनी है। फिर आता है समय नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का, जो कि एक बड़े लेवल पर बड़ा मूवमेंट था, बट उससे पहले कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमने शुरू किया। क्या था, सबसे पहला था रॉलेक्ट एक्ट। कब, 1919 में। रॉलेक्ट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग मास्कर होता है, कब, 1919 में, जहां जनरल डायर ऑर्डर दे देते हैं। उसी के बाद उसी के साथ जो है खिलाफत कमेटी बनाई जाती है, जो कि खलीफा, याद है ना खलीफा, ऑटोमन एम्पायर में जिनकी इंसल्ट की गई थी, फिर हमारे इंडियन मुस्लिम जो थे वो परेशान हुए, अली ब्रदर्स ने जो है खिलाफत कमेटी यहाँ पर बनाई और हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है वो देखने को मिली। उसके बाद फाइनली क्या होता है, 1920 का जो कैलकाटा का सेशन था, जब मैप में पढ़ते हैं तो सेम चीज पढ़ते हैं, उस जिस सेशन में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की डिमांड रखी गई, नागपुर के सेशन में हरी झंडी मिल गई कि चलिए जी शुरू करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और फाइनली जनवरी 1921 में एक्शन आता है और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट जो है वो शुरू किया जाता है। बट यहाँ पर तो हो गया शुरू, मतलब यहाँ पर तो हमने कर दिया स्टार्ट, लेकिन ये एंड कैसे हुआ? एंड होता है एक चोरी चोरा इंसिडेंट से, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो 1922 में, फेब 1922 में चोरी चोरा इंसिडेंट होता है। गोरखपुर यूपी का एक छोटा सा शहर, छोटा तो नहीं यार, अच्छा खासा शहर है, जहां पर कुछ प्रोटेस्ट हो जाता है और वो वायलेंट में बदल जाता है। तो इसीलिए गांधी जी जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ के रीजनल फ्रंट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हर कोई इंसान अपने तरीके से लड़ रहा था। तो अगर मैं अवध में बात करूं तो यहाँ पर जो है 1920 में औद्ध किसान सभा बनती है, जवाहरलाल नेहरू जी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जनवरी 6 1921 में पुलिस जो है वो ओपन फायर करती है पीजेंट्स के ऊपर, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डेंजरस प्रोटेस्ट नजर आता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर आंध्रा में क्या हो रहा था, आंध्रा में जो ट्राइबल्स थे वो अपनी तरीके से लड़ रहे थे। 1920 में जो है गुरिल्ला वॉर, गुरिल्ला क्या होता था, गुरिल्ला की तरह छुप जाते थे पेड़ों पे और जैसे ही कोई आता था तो उस पर अटैक कर देते थे। आपने मूवीज में जरूर देखा होगा, नेटफ्लिक्स सीरीज वगैरह पे, ठीक है। इनके लीडर जो थे वो आपके अलूरी सीताराम राजू थे, है ना, जिनको कैप्चर कर लिया जाता है 1924 में। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्लांटेशन फ्रंट, जो असम के लोग थे जो प्लांटेशन, टी प्लांटेशन वगैरह करते थे, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था? उनका टारगेट ये था कि इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट था टी गार्डन वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, उसको कहीं ना कहीं उससे हटाना है ना। तो ये क्या था, हर कोई इंसान अपने अपने तरीके से स्वराज चाहता था और हर कोई इंसान इसमें जो है अलग तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा था। तो बस ये जानना जरूरी था, इसमें एज सच कुछ इंपॉर्टेंट आपकी डेट्स नहीं थी, ठीक है। अब चलते हैं पूर्ण स्वराज की तरफ। पूर्ण स्वराज आपको याद होगा लाहौर का वो सेशन, है ना। तो लाहौर के सेशन की शुरुआत कैसे हुई थी? सबसे पहले हम जानते हैं 1928 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन इंडिया आया और साइमन कमीशन के लिए प्रोटेस्ट की डिमांड रखी गई, है ना, मद्रास के सेशन में 1927 में, और फाइनली हमने सोचा कि नहीं, हम इसको वापस भेजेंगे, ठीक है। पीजेंट जो थे वो एक साथ मिलकर आए, इसीलिए बोलते हैं कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसके बाद जो चीजें आई उसमें कहीं ना कहीं लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिला। बारदौली सत्याग्रह हुआ जहां वल्लभ भाई पटेल एज अ लीडर चल रहे थे, उनको सरदार की उपाधि भी वहीं दी जाती है ना, क्योंकि गुजरात में बहुत ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए गए थे और पीजेंट्स बहुत ज्यादा परेशान थे, ठीक है। उसके बाद फाइनली 1929 को एक अल्टीमेट डिमांड रखी जाती है लाहौर के उस सेशन में, है ना, एक हम बोल सकते हैं कि अमर सेशन है वो, कि जहां पर जवाहरलाल नेहरू जी बोलते हैं कि हमें अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और 1930 के, कब, 26 जनवरी 1930 के
दिन अनाउंस करते हैं हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए आज भी हम लोग रिपब्लिक डे 26 जनवरी को बनाते हैं। बता देना किसी को स्टोरी ना पता हो तो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की और द फाइनल पुश की। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहीं ना कहीं दांडी मार्च से शुरुआत हुई थी, है ना। तो दांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी? साबरमती आश्रम से हुई थी। कब हुई थी? आपके मार्च 12 को हुई थी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था जहां पर गांधी जी ने अपनी 11 डिमांड्स लॉर्ड इरविन को लिखकर भेजी थी, जिसमें से लॉर्ड इरविन ने उनको सीरियसली नहीं लिया और ऐसे कागज चपेटा और डस्टबिन में फेंक दिया। बट उसमें एक डिमांड थी बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सी? सॉल्ट टैक्स को रिमूव करने की, राइट। तो अल्टीमेटम लेटर दिया, यहाँ पर चीजें खत्म हुई, उन्होंने लिया। फिर उन्होंने क्या किया? दांडी मार्च की शुरुआत कर दी 12 मार्च को साबरमती आश्रम से। 6 अप्रैल को जाके दांडी के तट पर नमक निकाला, उबाला और बनाया और उसको उनके सारे के सारे जो कॉलोनियल लॉज थे उनको सबको ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहां से अब शुरू हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, है ना। उसी के जस्ट बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो जाता है। लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया की तरफ से कोई भी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। तो गांधी जी बोलते हैं कि ठीक है मैं पार्टिसिपेट कर लूंगा। कौन से वाले में? सेकंड वाले में। लेकिन आप जब आपने जिन लीडर्स को अरेस्ट किया है, जेल में डाला है, उन सबको छोड़ो, ठीक है, तो मैं जाके पार्टिसिपेट करूंगा। गांधी जी जाके पार्टिसिपेट कर लेते हैं। वापस आते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये सब चीजें तो बहुत ही खराब थी भाई, मतलब वहां तो हम लोगों को अलग करने की बात की जा रही थी जो कि गांधी जी को अच्छी नहीं लगी। गांधी जी वापस लौटे। लेकिन उसके साथ एक और इंसान वापस लौटे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जिन्हें ऐसा लगा, जो वहां के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट थे, और उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, यानी कि जो SC STs हैं, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा है इंडिया में, उनके साथ भेदभाव हो रहा है। तो उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए जो BR अम्बेडकर जी हैं वो गांधी जी से मिलने आते हैं पूना की जेल में। इसीलिए इस पैक्ट को बोला जाता है पूना पैक्ट। 1932 में ये साइन किया जाता है कि ठीक है, हम लोग जो है उनको रिजर्वेशन देंगे और उनको भी एक सेम ओहदे पर लाकर छोड़ेंगे, वो जो इक्वालिटी है वो मेंटेन करने की कोशिश की जाएगी। और फाइनल पंच आता है 8 अगस्त 1942 को, जब क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो लॉन्च किया जाता है। तो ये थी वो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स जो कि आपको याद रखनी है नेशनलिज्म इन इंडिया से। अब चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट यार कितना बेहतर है, देखो कितना सुंदर लग रहा है। तो प्रिंट तो हर तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन ये जो प्रिंट है ये क्या अभी कहीं शुरू हुआ था? नहीं, ये प्रिंट बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर आप यहाँ पर डेट्स देखोगे तो आप देखो 18-19 सेंचुरी ग्लोबल, मतलब अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ग्लोबली प्रिंट का जो हम बोल सकते हैं कि फैशन कब चला, वो चला आपके 18th और 19th सेंचुरी में, सब जगह फैल गया। लेकिन शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है? शुरुआत होती है जापान से भी पहले चाइना से। चाइना में जो है आपकी अलग टाइप की वुड ब्लॉकिंग प्रिंटिंग होती थी, जिसपे वुड के पीसेस पर, जैसे मान लो कि दिस इज अ वुड पीस और इसके ऊपर एक डिजाइन बना हुआ है, और उस डिजाइन को ऐसे कलर में भरते थे और ऐसे ऐसे नहीं होता, हमें ऐसे करा और ऐसे छाप दिया बस कि ये प्रिंट हो गया। इस तरीके की वुड ब्लॉक प्रिंटिंग जो है वो चाइना से शुरू होती है। कब? 594 AD में। उसके बाद जापान तक पहुंचती, क्योंकि चाइना के पास ही था जापान में पहुंचती है, जहां पर डायमंड सूत्रा बहुत इंपॉर्टेंट लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे जो है इटली पहुंचती है। मार्को पोलो जो है वो चाइना से इटली आते हैं, तो वहां की जो है कला भी लेकर आते हैं, यानी कि वो जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी वो भी अपने साथ सीख कर आते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे जर्मनी में पहुंचती है, जहां पर जॉनसन गुटनबर्ग अपनी पहली प्रिंटिंग प्रेस जो है वो लगाते हैं। और फिर तो भाई उसके बाद ग्लोबली ये सब जो है फैल गया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू हुआ। फ्रेंच रेवोल्यूशन में प्रिंट का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। मैगजीन्स छपना, न्यूज़पेपर छपना, पैम्पलेट छपना, जिसमें बताना कि कैसे लोग जो है वो हमें खराब करिए, मोनार्की जो है कितनी खराब है, हमें डेमोक्रेटिक बनना है, हमें रिपब्लिक बनना है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। और अराइवल एंड एक्सपेंशन, यानी कि इंडिया में जो है इसका अराइवल कैसे हुआ। सबसे पहले इंडिया में आपको पता है अंग्रेज कहाँ आए भाई? कोस्टल रीजन पर आए। लेकिन सबसे पहली प्रिंटिंग प्रेस कहाँ लगी? पुर्तगीज जो लेकर आए वो थी आपकी गोवा वाले, क्या बोलते हैं, गोवा वाले बीच पर। तो मिड 16th सेंचुरी में सबसे पहले गोवा में, यानी कि पुर्तगीज मिशनरीज ब्रिंग द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस टू इंडिया। ओवर 50 बुक आर प्रिंटिंग कोंकणी एंड कन्नड़ा। किस लैंग्वेज में? कोंकणी जो कि आपकी गोवा में बोली जाती है कोस्टल रीजन में, और कन्नड़ा जो कि कर्नाटका की रीजनल लैंग्वेज है, वहां उस लैंग्वेज में कम से कम नहीं तो 50 बुक्स जो है वो प्रिंट की जाती है। उसके बाद जो है 1579 में कोचीन कहाँ है? केरला, ठीक है, सब केरला में लगाई जाती है, जहां पर आपकी कैथोलिक प्रिस्ट की जो है वो आपकी तमिल बुक सबसे पहले छापी जाती है। फिर हम चलते हैं कहां पर? आपके 1780 में, जहां पर बंगाल में लगाई जाती है, जहां जेम्स ऑगस्टस हिकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जो कि सबसे पहले बंगाल गैजेट जो है वो आपके प्रिंट करते हैं। एंड दैट लीड इंडिपेंडेंट कमर्शियल पेपर फ्री फ्रॉम कॉलोनियल इन्फ्लुएंस, जो कि ऐसा पेपर था जिस पर ब्रिटिशर्स का कोई भी रोल नहीं था। वो पूरी तरीके से इंडिया को जो है
अच्छी चीजें बताने का काम करते थे, मतलब उनमें ब्रिटिशर्स की कोई चीजें नहीं थी। नेक्स्ट है 1867 उत्तर प्रदेश यूपी अपना, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ दियोबंद विच बिगिंस द पब्लिशिंग थाउजेंड्स ऑफ फातवास टू गाइड मुस्लिम डेली लाइफ, है ना। कि देखो पहले जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज से पहले मुगल्स थे, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत था, तो उस टाइम पर इंडिया में इस्लाम का जो है हम बोल सकते हैं कि राइज चल रहा था। बट जैसे ही अंग्रेज आए उन्होंने अपने रिलीजन को प्रोमिनेंट दिखाना शुरू कर दिया, क्रिश्चियनिटी को मिशनरीज बनाई, ये सब किया। लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स को ऐसा लग रहा था कि उनके जो लोग हैं, मतलब जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं अपने रूल्स अपनी चीज़ें भूल रहे हैं, तो उस चीज़ को याद कराने के लिए यूपी में जो है ये लगाया गया और उसमें बहुत सारे फतवाज जो है वो प्रिंट किए गए ताकि वो अपने मुस्लिम लोगों को ये गाइड कर सके कि भाई तुम्हें अपनी चीज़ों से हटना नहीं है ना, अपनी जो प्रोमिसेस हैं, अपने जो प्लेन्स हैं, उन्हें आपको याद रखना है। ओके, अब चलते हैं कुछ बुक और ऑथर से जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, बस जो मैं बताती चलूं उतना ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हमारे पास मार्टिन लूथर, जिन्होंने 95 थीसिस लिखे थे, राइट। उसके बाद आते हैं राजा राम मोहन रॉय, जिन्हें मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। संबद कुंभदी उन्होंने लिखा, ठीक है। डिबेट्स, जो कि आपके एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि बंगाल में जो डिबेट्स थी वो यहीं से कहीं ना कहीं इसी पेपर से शुरू होती हैं। फिर आता है हमारे पास पर्शियन प्रेस। पर्शियन प्रेस में आपके दो क्या क्या, जैम आए जहान नुमा एंड शमशूल अकबर, ये जो है आपके क्रिएशंस करते हैं। फिर आते हैं तुलसीदास जी, जो कि रामचरितमानस आपका प्रिंट कराते हैं। ये तो मुझे लगता है बचपन से आप लोग सुन रहे होंगे। देन आते हैं बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि यूनिटी की बात करते हैं और केसरी प्रिंट कराते हैं। केसरी वाज अ न्यूज़पेपर इन मराठी लैंग्वेज, ध्यान रखिएगा, केसरी से हो सकता है आप पंजाबी समझ लें, बट इट वाज अ मराठी लैंग्वेज न्यूज़पेपर। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं आपके उन लोगों की जो कि मार्जिनलाइज थे। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो था वो वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास हो चुका था। कब? आपके 1878 में। ये देखिए 1878 में वर्नेकुलर प्रेस पास हुआ, जिसकी वजह से साइलेंस जो है वो हमें नेशनलिस्ट वॉइसेस में देखने को मिला, क्योंकि उनको वार्निंग दे दी गई थी, सिंपल है। फिर आती है कुछ हमारी विमेन एक्सपीरियंस, जिनके साथ मतलब गलत हो रहा था, जो मार्जिनलाइज थे, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंसेस, अपने व्यूज जो है वो चीज़ों पर रखे, जिसमें सबसे पहले आती है रशुंदरी देवी। बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी मैं बोल सकती हूँ। ऐसे घर में शादी हुई थी जहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं था, अपने बच्चों की किताबों से पढ़ना शुरू किया, उनसे सीखा और फिर एक दिन अपनी खुद की जो है ऑटोबायोग्राफी जो है वो लिखी, जिसका नाम था अमर जीबान, ठीक है, द फर्स्ट फुल लेंथ ऑटोबायोग्राफी इन बंगाली, और अपनी बंगाली लैंग्वेज में जो है इन्होंने इसे लिखा था। फिर आती है नेक्स्ट हमारे पास जो है कैलाशाबाई देवी, जिन्होंने डेली डोमेस्टिक एक्सपीरियंस जो कि महिलाएं घर में फेस करती थी, चाहे वो काम हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस क्यों ना हो, किसी भी तरीके का जो डोमेस्टिक चीज वो अपने घर में देखा करती थी, एक्सपीरियंस किया करती थी, वो एक्सपीरियंस उन्होंने जो है अपनी जो के अंदर लिखा। फिर आती है ताराबाई शिंदे एंड पंडिता रमाबाई। उन्होंने भी जो अपर क्लास हिंदू की विडोज थी, उनके साथ किस तरीके से बिहेव किया जाता है, उनके घर में कैसे उनको अलग और डिफ्रेंसिएशन, मतलब बहुत ही ज्यादा ट्रीटमेंट जो उनको दिया जाता है बेसिकली, वो उन्होंने जो है उस तरीके की चीजें बताई। फिर आते हैं राम चड्डा जी, जिन्होंने क्या किया, पब्लिश किया आपके स्त्री धर्म विचार, अ कंजर्वेटिव टेस्ट टू टीच विमेन हाउ टू बी ओबीडियंट वाइफ। वो दिखा रहे थे कि आपको एक ओबीडियंट वाइफ कैसे बनना है। सोचो, आदमी आके बताएंगे कि औरत कैसे ओबीडियंट वाइफ बने, हैं जो एक पानी का ग्लास तक नहीं उठा पाते अपने लिए, ठीक है। अब चलते हैं उनके पास, जो कि कास्ट और क्लास को लेके जिन्होंने स्ट्रगल किया। ये तो थी चलो विमेन जो मार्जिनलाइज थी, लेकिन SC STs के साथ भी तो बुरा हो रहा था ना, जिन्हें सो कॉल्ड डिप्रेस क्लास बोला जाता था। तो उसमें ज्योतिबा फुले जी का एक बहुत बड़ा रोल आता है, जो क्या करते हैं, गुलामगिरी लिखते हैं और एक्सपोज करते हैं कि कैसे इनजस्टिस जो है वो कास्ट सिस्टम में इंडिया के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम काशी बाबा जी जो है उन्होंने लिखा छोटे और बड़े का सवाल, बहुत ही अमेजिंग किताब है, मैं बोलूंगी, हाईलाइटिंग द प्लाइट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कानपुर मिल वर्कर्स, कि कैसे इंडिया में लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट के बेसिस पर, और उन्होंने कानपुर की फैक्ट्री में ये डिस्क्रिमिनेशन होते हुए देखा, तो उस एक्सपीरियंस को उन्होंने जो है वहां पर पूरी तरीके से जो है मेंशन किया था, ठीक है। इसी के साथ हमारी जो सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं फ्रॉम योर कंप्लीट हिस्ट्री, इवन योर बुक एंड ऑथर, वो भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। तो भाई अब तुम्हारे नंबर हिस्ट्री में तो बिल्कुल नहीं कट सकते, बाकी का कल मैराथन में संभाल लूंगी मैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा चीज आपको यहाँ पर बना के दे दी गई है। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, मैराथन में आ जाना, बाय बाय।